हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th की जो पॉलिटिकल साइंस है, इसकी जो सेकंड बुक है, इसमें चैप्टर नंबर 7 है राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म। इस चैप्टर को यहाँ पे हम देखने वाले हैं और डिटेल में आपको कराऊंगा चैप्टर। इस चैप्टर को करने के बाद अपनी जो बुक 2 है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो लास्ट चैप्टर है ना, ये हमने पहले ही कर लिया है, तो यानी कि आज इस वीडियो के बाद अपना सिलेबस जो है वो सेकंड बुक का कंप्लीट हो जाएगा और बुक 1 जो है वो हमने पहले से ही कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आप नोट्स फ्री में पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट पे विजिट करके गूगल पे जाके eklavyastudypoint.com सर्च करना है। हमारी वेबसाइट आपके सामने आएगी, उसमें आप जाके क्लास 11th में जाकर नोट्स को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को कि राष्ट्रवाद का परिचय यानी कि राष्ट्रवाद जो है वो क्या होता है, राष्ट्रवाद का क्या अर्थ होता है, नेशनलिज्म, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। राष्ट्रवाद के बारे में आपने बहुत सुना होगा, आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं कि हम तो राष्ट्रवादी हैं, ठीक है। यानी उनकी विचारधारा राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई है। तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? जब भी राष्ट्रवाद शब्द आपके सामने आएगा तो एक नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं राष्ट्रवाद के बारे में, तो देखिए 3-4 पॉइंट आपके सामने रखूंगा। लोग इसके इर्द गिर्द ही आपको बोलेंगे, ठीक है। देखिए एक बार ये सारे पॉइंट ध्यान से देखिए। यहाँ पे 4 पॉइंट रखे हैं: देशभक्ति, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, देश के लिए बलिदान और देश प्रेम, ठीक है। इससे बाहर कोई भी आपको राष्ट्रवाद नहीं बताता है। यानी कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद को एक तरह से एक भावना के रूप में देखा जाता है। यानी राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो हमको अपने देश के प्रति, ठीक है, देश के प्रति वफादार बनाती है और हमारे अंदर कहीं ना कहीं देश प्रेम की ज्योति जलाती है। हम देश के प्रति, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि जो आपने देखा होगा हमारे जो क्रांतिकारी रहे हैं, फ्रीडम फाइटर रहे हैं, उन्होंने अंग्रेजों से टक्कर ली और अपनी जान तक गंवा दी। किस लिए गंवा दी? देश के लिए, यानी कि अपने राष्ट्र के लिए। इसी भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रवाद को कम शब्दों में एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो विद्वान हैं, विद्वानों ने राष्ट्रवाद को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो मेनली जो राष्ट्रवाद में हम देखते हैं वो यही चीज आती है कि देशभक्ति, राष्ट्रीय धरोहरों का सम्मान, देश के लिए बलिदान, ठीक है, सेक्रीफाइस, देश प्रेम, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए आपने देखा होगा अभी 26 जनवरी को जो परेड हुई थी, ठीक है, 26 जनवरी को जो परेड होती है उसमें आप देखते हो कि हमारी जो सेना होती है कहीं ना कहीं वो अपना दमखम दिखाती है, ठीक है। और डिफेंस के जो हमारे उपकरण होते हैं उनको दिखाया जाता है। और सेना जो होती है वो किसके प्रति समर्पित रहती है? अपने राष्ट्र के प्रति, यानी अपने देश के प्रति। आपने देखा होगा कई बार सैनिक जो होते हैं वो युद्ध, उनका दूसरे देशों से युद्ध हो जाता है, लड़ाई चलती है, संघर्ष होता है, उसमें कई बार कुछ सैनिक ऐसे होते हैं जो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि उनकी शहादत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आखिर वो अपनी जान तक क्यों गंवा देते हैं? इसके लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के लिए अपनी जान तक दे देने की जो भावना है उसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है, ठीक है। आई होप आप सभी अपने देश से प्रेम करते होंगे, सभी देश प्रेमी होंगे। तो जो भी देश प्रेमी है वो सब राष्ट्रवाद से जुड़ा होता है, ठीक है। अब राष्ट्रवाद को ना केवल इतना देश प्रेम और ये जो बताए इतने से काम नहीं चलेगा। हमको इसका बैकग्राउंड समझना है कि ये राष्ट्रवाद की भावना आई कहाँ से, कैसे आई। और फिर हमको ये भी समझना है कि राष्ट्रवाद जो है ना, केवल देश प्रेम और ये इतनी सी चीजें नहीं होती, इसमें बहुत कुछ होता है जो कि आपको आगे डिटेल में बढ़ना है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट को समझते हैं। तो देखिए अगर हम पिछले 200 वर्षों में देखें, लास्ट 200 ईयर्स में अगर हम देखते हैं, तो राष्ट्रवाद जो है एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उभरा है। पिछले 200 वर्षों में आपको कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद बहुत महत्वपूर्ण दिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट दिखेगा, ठीक है। राष्ट्रवाद ने इतिहास रचने में कहीं ना कहीं अपना योगदान दिया है। आपको पता होगा कि हमारा जो देश था वो 200 वर्षों तक गुलाम रहा है। किसका गुलाम रहा है? अंग्रेजों का, यानी कि ब्रिटेन का, ठीक है। और उससे पहले मुगलों का गुलाम रहा है, यानी कि हमारा देश 1000 साल तक गुलाम रहा है, आप ऐसा मान लो। और ये जो, खासकर अगर मैं पिछले 200 वर्षों की बात करता हूँ, ठीक है, अंग्रेजों के टाइम की अगर मैं बात करता हूँ, तो वहां पे आप एक चीज देखोगे कि अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किया था, ठीक है। अंग्रेज क्या करते थे? अत्याचार करते थे। और उसी अत्याचारी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए राष्ट्रवाद ने मदद करी, ठीक है। ये जो 1857 का विद्रोह आप देख लो, या फिर महात्मा गांधी के जो आंदोलन थे जिसमें हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग जुड़ते थे, वो भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद से प्रेरित थे। राष्ट्रवाद मतलब उनका उद्देश्य क्या था? कि हमको अपने देश को आजाद करवाना है। किससे आजाद करवाना है? अंग्रेजों से आजाद करवाना है, ठीक है। देश के प्रति वो प्रेम की भावना से भरे हुए थे, ठीक है। कहीं ना कहीं अपने राष्ट्र के लिए जीने मरने को वो तैयार थे। तो यही जो भावना थी, इसी की वजह से कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे जो आंदोलन हुए,
जो अत्याचारी शासन से मुक्ति मिल पाई, तो यही इसके पीछे एक उत्प्रेरक का यानी एक मोटिव्स का काम कर रहा था। ठीक है, तो ये तो हो गया राष्ट्रवाद। लेकिन एक और पॉइंट है जो आपको समझना है, राष्ट्रवाद कहीं ना कहीं अत्याचारी शासन से मुक्ति दिलाने में मदद कर रहा है, तो राष्ट्रवाद के कारण ही विरोध भी होता है, कटुता भी आती है, युद्धों का कारण भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि राष्ट्रवाद अगर जनता को जोड़ने का काम करता है, तो कभी कभी ये विभाजित करने का भी काम करता है। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे श्रीलंका का उदाहरण है, आगे हम पढ़ेंगे, श्रीलंका में तमिल लोग रहते हैं जो कि भारत के हैं। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं अलगाव की बात करते हैं, यानी कि श्रीलंका में एक अलग देश बनाने की बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो भी वैसे राष्ट्रवाद से ही प्रेरित है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी ये चीज विभाजित करने की, तोड़ने की भी कोशिश करती है। इतने बड़े बड़े जो साम्राज्य हैं, चाहे ब्रिटिश साम्राज्य रहा हो या फिर अन्य साम्राज्य रहे हो, इनका पतन क्यों हुआ? पतन का कारण भी राष्ट्रवाद है, क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना से ही तो लोग प्रेरित हुए और उन्होंने अंग्रेजों से टक्कर ली। तो ये सारी चीजें बैकग्राउंड में देखेंगे तो ऐसे ऐसे करके राष्ट्रवाद की भावना आई है। ठीक है, दो शब्दों में नहीं करना इसको खत्म। अब बात करते हैं, राष्ट्रवाद जो है ना वो कई चरणों से गुजर रहा है। एकदम से ऐसा नहीं हुआ कि रात में सोए और सुबह उठे तो राष्ट्रवाद देख लिया, उससे पहले राष्ट्रवाद नहीं था, ऐसा नहीं है। बहुत लंबे समय से आया है और कई सारे चरणों से गुजरा है। अब सबसे पहला एक एग्जाम्पल आपके सामने देखते हैं, इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, 19वीं शताब्दी का जो यूरोप था, ठीक है, तो यूरोप में क्या होता था, छोटी छोटी रियासतें होती थी, और उन रियासतों में जो लोग रहते थे वो कहीं ना कहीं कल्चर की वजह से, लैंग्वेज की वजह से, धर्म की वजह से, क्योंकि क्रिश्चियन थे ज्यादातर, क्रिश्चियनिटी की वजह से वो आपस में एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते थे। तो उन्होंने क्या करा, जो छोटे छोटे जो यहाँ पे रियासतें होती थी, इन रियासतों को मिला लिया और एक बड़ा राष्ट्र बना लिया। ठीक है, बड़े बड़े राष्ट्र बन गए, इसीलिए क्योंकि भाई उनके यहाँ पे एक जैसी चीजें थी। तो आप जर्मनी पढ़ते हो, आपने इटली भी पढ़ा होगा, तो जर्मनी और इटली का जो गठन हुआ है ना, जो इनका एकीकरण हुआ है, जो ये इतने मजबूत हुए हैं, उसके पीछे भी राष्ट्रवाद की भावना है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। अब भारत में अगर हम देखें तो भाई भारत में ना थोड़ा अलग सिनेरियो, अगर हम यूरोप से कंपेयर करते हैं इंडिया को, तो बहुत अलग है भाई। अलग कैसे है? क्योंकि भारत एक बहुत विशाल देश है। हमारे जो यूपी की जो जनसंख्या है ना, उतने में ना जाने यूरोप के कितने देश बन जाएंगे। ठीक है, ये समझ लो कि उनकी जनसंख्या हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। और भारत में एक जो सबसे बड़ी बात है वो है वैरायटी, यानी कि जिसको हम कहते हैं विविधता। हमारे यहाँ पे विविधता बहुत है। यहाँ पे अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जैसे यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी, बहावी, सभी धर्मों के लोग आपको भारत में देखने को मिलेंगे। सबका रहन सहन अलग है, तौर तरीके अलग है, कल्चर अलग है, बोलचाल अलग है। भारत में कोई एक लैंग्वेज भी नहीं बोली जाती, जैसे यूरोप में आप देखोगे तो ज्यादातर जगह पे कोई एक लैंग्वेज होगी। ठीक है, उनका कल्चर भी एक जैसा होगा, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में साउथ में जाओगे तो आपको वहाँ पे आपको तमिल भी मिलेगी, कन्नड़ भी मिलेगी, मलयालम भी मिलेगी, ठीक है, कोंकणी भी मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे तो आपको वहाँ पे पहाड़ी लैंग्वेज भी मिलती है। नॉर्थ इंडिया में जाओगे, साउथ इंडिया में जाओगे, वेस्ट में, ईस्ट में, कहीं पे भी जाओगे आपको हर जगह अलग लैंग्वेज मिलेगी। ठीक है, इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है, इतनी सारी विविधता से भरा देश है, तो भारत में ये सारी चीजें उस तरीके से जैसे यूरोप में हुआ वो पॉसिबल नहीं था। तो यही चीजें अपने को आगे आगे विस्तार से हम इस चैप्टर में यही समझेंगे। ठीक है, फिर लैटिन अमेरिका की बात करते हैं। लैटिन अमेरिका जो है, यहाँ पे क्या था, नए नए राज्य जो थे स्थापित किए गए, नए नए राज्य बने, लोग उससे जुड़े, एक नई राजनीतिक पहचान बनी उनकी। ठीक है, पूरा एक राष्ट्र बना, उन और लोगों ने राष्ट्र की सदस्यता ली, और वहां पे बिल्कुल अलग सिस्टम आया। तो राष्ट्रवाद ने ना केवल भारत को प्रभावित नहीं करा, यूरोप को प्रभावित किया, अमेरिका को प्रभावित किया। फ्रांस में आप देखोगे, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है, उसमें भी आप देखोगे वहां पे भी आपको राष्ट्रवाद दिखेगा। चाइना या फिर अन्य देशों में भी आपको राष्ट्रवाद दिखेगा। तो राष्ट्रवाद अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से उभर के आया। इसने लोगों को जोड़ा भी तो लोगों को तोड़ा भी। बहुत सारे साम्राज्य को पतन तक पहुंचाने में भी राष्ट्रवाद महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, तो देखें, राष्ट्रवाद जो है बड़े बड़े साम्राज्यों के पतन का हिस्सेदार भी है, यानी बड़े बड़े जो साम्राज्य रहे हैं उसको राष्ट्रवाद ने तबाह कर दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, यूरोप का आप एग्जांपल देख सकते हैं। वैसे मैं आपको एशिया का समझाऊंगा, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए, यूरोप में 20वीं शताब्दी में शुरुआत में जो ऑस्ट्रेलियाई और हंगेरियाई हैं, या जो रूसी साम्राज्य था, ठीक है, इनका पतन हुआ। अगर एशिया की बात करें, मैं खासकर एशिया में बात करता हूँ भारत की, तो एशिया के देशों में, एशिया में एक महाद्वीप है जिसमें बहुत सारे देश है, उसमें से एक देश भारत है। ठीक है, और एशिया में बहुत सारे देश है, उनको किसने गुलाम बनाया? तो एशिया और अफ्रीका के जो देश थे उनको गुलाम बनाया था ब्रिटिश ने। ठीक है, यानी कि ब्रिटेन ने। फ्रांस भी आपको दिखेगा कई जगह पे, डच भी आपको दिखेंगे, पुर्तगाली जो है, ठीक है, पुर्तगाली, उन्होंने भी भाई अपना गुलाम बना रखा था। और
बहुत सारे जो मतलब ये जो यूरोपियन कंट्री है, इन्होंने एशिया और अफ्रीका के देशों को अपना गुलाम बनाया था। भारत भी गुलाम रह चुका है। किसका गुलाम रह चुका है? ब्रिटेन का। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था ब्रिटेन का गुलाम रह चुका है। तो भारत में जो ब्रिटेन के खिलाफ जो लोगों में एक आग चली, ठीक है, आग का मतलब है उनके अंदर से जो एक आवाज आई कि हमें अंग्रेजों से लड़ना है, हमारी जान चली जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जेल में रहना पड़े हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस अपने देश को आजाद करवाना है इस अत्याचारी शासन से। तो ये जो स्प्रिट, ये जो भावना आपको दिखती है ना, ये भावना राष्ट्रवाद है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद की वजह से बड़े बड़े साम्राज्य जो थे वो तबाह हो गए, उनका पतन हो गया। ठीक है, तो राष्ट्रवाद इतना मजबूत होता है। आगे देखो, राष्ट्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया अभी भी जारी है। आज के समय में भी देखें तो राष्ट्रों की जो सीमाएं हैं उसको दोबारा से पुनर्निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, कई सारे देशों को जोड़ा जा रहा है, कुछ क्षेत्रों को बढ़ाया जा रहा है, घटाया जा रहा है, इस तरीके से। तो बहुत सारे देशों में, बहुत सारे क्षेत्रों में, राष्ट्रों में कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी मांगे जो हैं आपको उठती हुई दिखेंगी। ठीक है, बहुत सारी जगह पे राष्ट्रवादी मांग का सामना करना पड़ा है। इन मांगों में पृथक राज्य की मांग, ठीक है, अलग से राज्य की, अलग देश की मांग भी महत्वपूर्ण रही है। दुनिया में बहुत सारे जगहों पे अलग देश की मांग भी की गई है। एग्जाम्पल मैं आपको सिर्फ अपने पड़ोसी देश का दे देता हूँ, आपको इतना ही बहुत है। श्रीलंका, वहां पे तमिल रहते हैं जो भारत से जाके बसे हुए हैं। तमिलों ने वहां पे अपना संगठन बनाया और अपने लिए एक अलग देश की मांग कर दी। अब ये तो मैंने एग्जांपल श्रीलंका का दिया, ऐसा दुनिया में बहुत सारे देशों में हुआ है। ठीक है, तो यही आपको बताया जा रहा है कि ये जो पृथक राज्य की मांग है ना, यानी अलग देश की मांग है, दुनिया के बहुत सारे भागों में ऐसी राष्ट्रवादी संघर्ष हम देख सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो मौजूदा राष्ट्र हैं उनके अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर सकता है। अब भारत में देखो, मिजोरम, आप 12th में आओगे ना तो आप मिजोरम पढ़ोगे। मिजोरम में भी अलग अलग से राज्य बनाने की मांग चली है। अब पंजाब में देखते हो एक खालिस्तानी गुट है, वो खालिस्तान अलग से बनाने की बात करता है। तो भारत में भी ऐसी बहुत सारी मांगे उठी है। कहीं ना कहीं ये देश को, देश के लिए खतरे के रूप में भी देखी जा रही है। ठीक है, आगे देखो, ऐसे जो पृथकतावादी आंदोलन है ये अन्य जगहों के साथ साथ कनाडा में आपको दिखेंगे, स्पेन में दिखेंगे, तुर्की में दिखेंगे, श्रीलंका में दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इन लोगों ने क्या करा है, अलग पृथक राज्य की मांग करी है। अब अगला टॉपिक है हमारा राष्ट्र और राष्ट्रवाद। तो इतना आगे जाने से पहले आपको ये समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो लोगों में अपने देश के प्रति, अपने कल्चर के प्रति, ठीक है, अपनी लैंग्वेज के प्रति, अपने समूह, अपने राष्ट्र के प्रति कहीं ना कहीं मतलब एक प्रेम की भावना जगाता है। ठीक है, वैसे तो भारत में इतने सारे राज्य हैं। गुजरात के अपने आप को गुजराती बोलते हैं, पंजाब के पंजाबी बोलते हैं, बंगाल के बंगाली बोलते हैं, बिहार के बिहारी बोलते हैं। ठीक है, सभी स्टेट के लोग अपने आप को उस तरीके से जोड़ के देखते हैं, अपनी जो क्षेत्रीय पहचान है उससे। लेकिन राष्ट्र की बात आ जाती है ना, जब जब भी राष्ट्र की बात आती है तो फिर कोई गुजराती पंजाबी बंगाली नहीं रहता, फिर सारे क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, भारतीय। तो ये जो एकता की बात आ जाती है ना, ये राष्ट्रवाद है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ने का भी काम करता है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, और ज्यादा डिटेल में यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा समझते हैं। तो राष्ट्र और राष्ट्रवाद हमारा जो टॉपिक है इसको समझते हैं। देखिए, राष्ट्र एक आकस्मिक समूह नहीं होता, यानी कि एक ऐसा समूह नहीं जो अचानक से आके कहीं पे बस गया है, बल्कि ये विशिष्ट सामाजिक संरचना होती है। क्योंकि विभिन्न राष्ट्रों में, अगर भारत के नजरिए से देखें तो भाई बहुत वैरायटी होती है। ठीक है, क्या होता है कि एक राष्ट्र में पूरे मतलब पूरे देश की बात करूं तो यहाँ पे आपको अलग अलग मानव समूह भी दिखाई देंगे। यहाँ पे परिवार रहते हैं, जनजातीय समूह रहते हैं, जातीय समुदाय आपको दिखेंगे। या फिर ये सारी चीजें क्या होती हैं, एक दूसरे से भिन्न होती हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वंश परंपरा या विवाह इनसे भी जुड़े दिखते हैं, कुछ जगह पे अलग ही बिल्कुल लोग दिखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं किसी राष्ट्र की विशेषता को दिखाती हैं। अब इन सारे समूहों को हम अच्छे से एक एक करके पॉइंट पे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परिवार की। देखो, हम सभी लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं। ठीक है, मेरा एक परिवार है, आपका भी एक परिवार होगा, तो आप भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहते हैं। परिवार के जो सदस्य होते हैं एक दूसरे से डायरेक्ट मतलब जुड़े होते हैं, यानी एक दूसरे से उनके प्रत्यक्ष संबंध होते हैं, यानी कि डायरेक्ट संबंध होते हैं, डायरेक्ट रिलेशन होते हैं परिवार के लोगों में। जैसे माँ बाप हो गए, उनके बच्चे हो गए, भाई बहन हो गए। ठीक है, इनके आपस में डायरेक्ट रिलेशन होते हैं। और परिवार के जो सदस्य होते हैं वो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। आप अपने भाई को जानते हो, अपने माता पिता को जानते हो, आपके माता पिता आपको जानते हैं। ठीक है, इसी तरीके से। तो ये तो हो गया परिवार। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जाति और जनजातीय समूह को भी थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें जो सदस्य होते हैं वो वंशानुगत संबंध से जुड़े होते हैं। वंश यानी पूरे कुल चला रहा होता है, पूरा एक वंश चला रहा होता है। जैसे कि एक परिवार है, फिर उसकी संतान है, ठीक है, उसकी संतान है,
उसकी संतान है, यानी पूरे इस तरीके से जुड़े होते हैं। आपको पता है जाति जो है हमारे यहाँ पे, जो जिस जाति में जन्म लेता है उसकी जाति थोड़ी बदलती है, जाति तो वही रहती है, पूरे एक वंश से वो जाति से जुड़े होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो सदस्य होते हैं वंशानुगत उनके रिलेशन होते हैं और उससे वो आपस में जुड़े होते हैं। फिर इसमें विवाह हो गया या कुल परंपरा हो गई, परिवार परंपरा जो होती है, इससे ये रिलेटेड होते हैं। इसमें पहचान स्थापित करने के लिए एक साझा इतिहास और एक साझा वंश परंपरा भी होती है, ठीक है। आप किसी भी जाति का अगर इतिहास उठा के देख लो तो उसकी एक साझा इतिहास होगा, ठीक है। कोई भी जाति या कोई भी जो जनजातीय समूह है उसका एक इतिहास होगा। बैकग्राउंड में जाके देखोगे तो वो किसी चीज से जुड़ा होगा। जैसे मान लो कुम्हार है, जो कुम्हार एक जाति है, बहुत सारी जाति है वैसे, मैंने एक एग्जांपल लिया कुम्हार जाति। ये क्या करते हैं, ये मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ठीक है। तो इनकी अगर आप इतिहास को उठाकर देखोगे तो इनकी वंश परंपरा में देखोगे तो इन्होंने जो काम किया है वो मिट्टी के बर्तन बनाने का किया है, ठीक है। तो इनके जो पूर्वजों को देखोगे वो भी यही काम करते आ रहे थे और आगे आने वाली जो नस्लें हैं वो भी यही काम कर रही है। हो सकता है फिर बाद में वो किसी और काम में चले गए हों, वो बर्तन ना बनाते हो, लेकिन उनकी जो कहीं ना कहीं वंश परंपरा रही है ना वो किसी एक चीज से जुड़ी रहती है। वही चीजें आपको यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। परिवार के लोग तो डायरेक्ट जानते हैं, लेकिन यहाँ पे वंश और इसकी बात भी कर लेते हैं। फिर बात करते हैं राष्ट्र का विशिष्ट स्वरूप। कोई भी जो राष्ट्र होता है, देश होता है, उसका एक विशिष्ट स्वरूप होता है, ठीक है। क्योंकि राष्ट्र में ज्यादातर जो सदस्य होते हैं वो एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते हैं, ठीक है। अब देखो मैं भारत में रहता हूँ, इंडिया में, देश इंडिया में कहाँ रहता हूँ भाई, मैं दिल्ली में रहता हूँ। हो सकता है आप भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो दिल्ली में रहते होंगे, ठीक है। हाँ, मैं और आप, हम मान लीजिए हम दिल्ली में रहते हैं। मैं दिल्ली में किस जगह पे रहता हूँ, आप दिल्ली में किस जगह पे रहते हो, हम अलग अलग जगह पे रहते हैं। हम एक दूसरे को पर्सनली बिल्कुल भी नहीं जानते, ठीक है। हो सकता है आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आप फिर भी थोड़ा बहुत जानते हो। अगर वीडियोस नहीं देखते, मान लो मैं यहाँ पे नहीं होता, तो हम एक दूसरे को कभी नहीं जान पाते, ठीक है। तो यही होता है कि राष्ट्र में जो ज्यादातर सदस्य रहते हैं ना वो एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते। अब मैं तो अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, शहरों में जो रहते हैं ना, एक गली में जो रहता है वो हो सकता है पिछली वाली गली में जो रहता वो उसको ना जानता हो, या दो तीन गली के अगल बगल में कोई रहता वो उनको नहीं जानते होंगे, ठीक है। पर्सनली बिल्कुल भी नहीं जानते। यही तो होता है हमारे राष्ट्र में का विशिष्ट स्वरूप, कि इतने सारे लोग रहते हैं लेकिन हम एक दूसरे को जानते नहीं है। और कोई अनिवार्य रूप से साझा, हमारी कोई साझी भाषा या धर्म या जाति है पहचान भी आवश्यक नहीं है। हो सकता है भाई मेरा कल्चर अलग हो, मेरी भाषा अलग हो, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ का सिस्टम अलग हो, आपके यहाँ पे व्यवस्थाएं अलग हो, ठीक है, अलग हो सकती हैं, जरूरी नहीं है एक जैसा हो। फिर भी राष्ट्र के लोग जो है ना उसमें रहते हैं और वो कहीं ना कहीं उसकी पहचान को स्वीकार भी करते हैं। हम फिर भी हम एक राष्ट्र में रहते हैं और अपने राष्ट्र की पहचान को स्वीकार करते हैं, राष्ट्र के संविधान को मानते हैं, राष्ट्र के संविधान के अकॉर्डिंग रहते हैं ना। आगे देखो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया, इसको समझते हैं। अक्सर देखिए क्या माना जाता है कि जो राष्ट्र है ना वो कुल यानी परिवार, कुल का मतलब यहाँ से परिवार से, ठीक है। यानी कि राष्ट्र जो है कुल, भाषा, धर्म या जातीयता पे आधारित होता है, ठीक है। लेकिन वास्तविकता में कोई एक विशेष गुण जो है वो सभी राष्ट्रों में समान रूप से नहीं पाया जाता है। जैसे कि आप कहीं पे देखोगे कोई धर्म से रिलेटेड देश होते हैं, क्रिश्चियन कंट्री, इस्लामिक कंट्री आपने सुना होगा, ठीक है। यानी कि वो पर्टिकुलर किसी धर्म से जुड़े हो सकते हैं। कुछ जगह पे आपको किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज से जुड़े देश दिख सकते हैं, लेकिन अगर रियलिटी में देखें तो सब जगह पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सभी देशों में अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं होती है। कई राष्ट्रों की कोई एक सामान्य भाषा भी नहीं होती है। मैं अगर भारत की बात करूं तो भारत की कोई भी एक सामान्य भाषा नहीं है, ठीक है। भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, ठीक है। जैसे कि कनाडा, जहाँ पे अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषाएं प्रमुख है। भारत जैसे देशों में देखें तो यहाँ पे तो बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन फिर भी ये एक राष्ट्र के रूप में संगठित है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे आपको क्या समझाया जा रहा है कि राष्ट्र निर्माण में आप ये मत सोचना कि एक जैसा कल्चर, एक जैसा ही सिस्टम सब कुछ होगा। एक राष्ट्र में अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर के लोग रह सकते हैं, ठीक है, फिर भी वो राष्ट्र ही कहलाएगा। यही राष्ट्र की विशेषता होती है। राष्ट्र एक काल्पनिक समुदाय के रूप में इसको देखते हैं, तो राष्ट्र एक काल्पनिक समुदाय की तरह होता है। ये अपने सदस्यों की जो साझा मान्यताएं होती है, जो उनके विश्वास होते हैं, जो उनकी आकांक्षा होती है, इसके आधार पे ये बनता है, ठीक है। कुछ लोग जो होते हैं वो कुछ खास मान्यताओं को राष्ट्र से जोड़ते हैं और उसी के माध्यम से अपनी पहचान को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो किसी भी राष्ट्र में अलग अलग तरह के लोग और अलग अलग तरह की उनकी मान्यताएं देखने को मिलती हैं। फिर देखो आगे है साझा, साझे विश्वास, ठीक है। इनसे ये आपके एनसीईआरटी में सेम इस लैंग्वेज में दिखेगा, लेकिन मैंने इसको क्या करा है
आसान बनाने के लिए इसको पॉइंट में कर दिया है, ठीक है। अब पॉइंट में समझाऊंगा तो आपको थोड़ा ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए, साझे विश्वास और राष्ट्र की अवधारणा को समझते हैं, या फिर साझे विश्वास को समझते हैं। तो देखिए, राष्ट्र और विश्वास का संबंध, यानी राष्ट्र जो है कोई भौतिक वस्तु, जैसे पहाड़ हो गया, नदी हो गई, इमारत हो गई, या इस तरीके से नहीं होता जिसको हम छू सके, देख सके, ठीक है। राष्ट्र का जो अस्तित्व होता है ना, वो पूरी तरीके से लोगों के जो साझे विश्वास होते हैं उस पे आधारित होता है। क्योंकि किसी समूह को राष्ट्र मानना केवल उनकी भौतिक विशेषताओं या आचरण पे आधारित नहीं होता, कि आप देखोगे भाई वो राष्ट्र है वहां तो पहाड़ है, वो राष्ट्र है वहां तो समतल है, वो तो ऐसा राष्ट्र है, ऐसे नहीं होता। राष्ट्र की पहचान वहां के लोगों से होती है, ठीक है, उनके साझे विश्वास से होती है, कि किस तरीके से वो लोग एक राष्ट्र में रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग कल्चर भी हो सकता है, लेकिन फिर भी एक साथ रहते हैं, तो उनसे उनकी पहचान होती है। तो ये राष्ट्र जो है एक सामूहिक पहचान और दृष्टि से जुड़ा हुआ है, और ये जो है कहीं ना कहीं विश्वास से जुड़ा होता है, ठीक है। अब देखते हो ना, बेशक से हमारे बीच में कितने भी विभेद होते हों, किसी राष्ट्र में लोग साथ में रहते हैं, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा दंगे संघर्ष सब हो जाता है, लेकिन जब देश की बात होती है तो कहीं ना कहीं सब एक साथ हो जाते हैं, सभी चाहते हैं भाई उसके देश का भला हो, देश का डेवलपमेंट हो, ठीक है। फिर राष्ट्र की तुलना ना एक टीम से की जा सकती है, ठीक है, टीम से। अब टीम का मतलब यहाँ पे क्या है, इसको आप समझोगे तो आपको आसान लगेगा। देखिए क्या होता है कि राष्ट्र को एक टीम की तरह देख सकते हैं हम। एक टीम एक ऐसा समूह है जो मिलकर कार्य करती है, ठीक है। टीम का मतलब क्या होता है, मिलकर काम करना, और स्वयं को एकीकृत समूह मानना, यानी अपने आप को एकीकृत मानना है। यदि कोई टीम अपने बारे में एकजुटता की भावना नहीं रखती है, तो केवल अलग अलग व्यक्तियों का समूह रह जाती है, ठीक है। टीम का मतलब क्या है, हम सब एक साथ जुड़े मानते हैं। जैसे मान लो क्रिकेट होता है, उसमें जो हमारे खिलाड़ी होते हैं वो एक टीम से होते हैं। उन सब का उद्देश्य क्या होता है, उनका उद्देश्य अपने अपने देश को जिताना होता है, ठीक है। अपना जो मैच खेल रहे हैं उसमें अगर मान लो कोई खिलाड़ी ऐसे सोचने लगे कि नहीं भाई मुझे तो बस अपनी बैटिंग से मतलब है, देश जीते ना जीते मुझे उससे मतलब नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे कोई टीम भावना रहेगी नहीं। फिर तो ये क्या हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं एक तरह से अलग अलग व्यक्तियों का समूह रह जाएगा। तो राष्ट्र जो है वो एक, की तुलना हम टीम से कर सकते हैं, कि वहां पे जो लोग रहते हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ आपसी विश्वास से, ठीक है, और एकता की भावना से कहीं ना कहीं जुड़े हुए देख सकते हैं। अगर मान लो आपसी विश्वास नहीं होगा, एकता की भावना नहीं होगी, तो राष्ट्र का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे देश हैं कुछ देश ऐसे हैं जहां पे क्या करा दूसरे देशों ने, जैसे कि इराक, इराक पे अमेरिका ने हमला करा, कुछ समय के लिए कब्जा करा, वहां पे अपनी शासन व्यवस्था चलाने का प्रयास किया, लेकिन वहां के लोग एकजुट हो गए, उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करा, ठीक है, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करा। तो इसलिए अमेरिका वहां पे अपनी व्यवस्था को उस तरीके से चलाने में कामयाब नहीं हो पाया। तो ये क्या था, उन लोगों में एक टीम भावना थी कि भाई हमें उसको विदेशी मानना है, हम उससे जुड़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। फिर राष्ट्र का अस्तित्व और एकजुटता यानी एकता, राष्ट्र तब तक कायम रहता है जब तक उसके जो नागरिक हैं उसको ये विश्वास होता है कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये विश्वास हमें राजनीतिक, सांस्कृतिक या फिर सामाजिक तत्वों पर आधारित हो सकता है। यदि राष्ट्र के सदस्यों में साझा भावना समाप्त हो जाएगी तो राष्ट्र जो है वो टूट सकता है, ठीक है। आपस में ही लड़ जाएंगे लोग, अगर उनके बीच में आपसी एकता नहीं होगी, आपसी समझौते नहीं होंगे, ठीक है, आपसी विश्वास नहीं होगा, तो कोई राष्ट्र राष्ट्र नहीं रह पाएगा, वो आपस में लड़के टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण था। इसके बाद बात करते हैं किसी भी राष्ट्र के इतिहास की भूमिका, उसकी जो हिस्ट्री होती है ना हमारी, उसकी भी हमारे राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो डिटेल में लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे आपके पॉइंटमेंट तोड़ दिया है, तो आपको थोड़ा आसान लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं किसी राष्ट्र की ऐतिहासिक पहचान। जो लोग स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में देखते हैं, उनके अंदर अपने अतीत, यानी जो हमारा इतिहास रहा है, अतीत और भविष्य को लेकर एक स्थायी पहचान की भावना होती है। क्योंकि भाई जो भी लोग अपने आप को राष्ट्र की तरह देखते हैं वो अपने इतिहास का भी, अपने गौरवशाली इतिहास का भी कहीं ना कहीं मतलब उसके महत्व को समझते हैं, ठीक है। राष्ट्र केवल वर्तमान की इकाई नहीं होता, बल्कि ये अतीत की स्मृति और भविष्य की आकांक्षाओं को भी समाहित करता है। क्योंकि हम अतीत में जो हमने अच्छा काम करा है उससे हम क्या ले सकते हैं, उससे हम कहीं ना कहीं मार्गदर्शन ले सकते हैं। लेकिन अतीत में अगर हमारे पूर्वजों ने कोई गलत कार्य किया है तो उस गलती को हम आगे नहीं दोहराएं, हम इस चीज पे भी ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारा अतीत कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर को भी डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है कि हमारा इतिहास हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और किसी राष्ट्र को अगर उसके अस्तित्व को मजबूत करना है तो कहीं ना कहीं साझी ऐतिहासिक घटनाएं, ठीक है, और साझी ऐतिहासिक प्रणालियों को हमें समझना होगा। फिर इतिहास बोध और राष्ट्रवाद, राष्ट्र की ऐतिहासिक पहचान को देखें तो हर राष्ट्र की जो सभ्यता है, उसकी जो संस्कृति यानी उसका जो कल्चर है,
वो निरंतरता से जुड़ी होती है। भारत के जो राष्ट्रवादी लोग हैं उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि भारत की सभ्यता जो है वो प्राचीन है, समृद्ध है और एक अटूट अटूट निरंतरता से जुड़ी हुई है। यानी कि भारत की सभ्यता बहुत ही पुरानी, बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही समृद्ध है, ठीक है, और हम सभी एक अटूट रूप से आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये किसी भी जो इतिहास है वो किसी भी राष्ट्र की एकता के लिए, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, किसी भी राष्ट्र के लिए, ठीक है। इतिहास हमें क्यों पढ़ाया जाता है? इतिहास इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि हम समझें कि क्या क्या हमारे जो पूर्वज रहे हैं, ठीक है, हमसे पहले जो लोग रहे हैं उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या किया है, और हम उनको एक आदर्श के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में इतिहास बोध और राष्ट्रवाद। तो भारतीय राष्ट्रवादियों ने दावा किया है कि भारत एक प्राचीन सभ्यता रहा है, एक सांस्कृतिक विरासत रहा है, निरंतरता को इसने बनाए रखा है। नेहरू की अगर बात करें तो उनकी एक पुस्तक है जिसको कहा जाता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने जो भारत की जो विविधता है, जो मैंने आपको बताया कि अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, ये कहते हैं कि भारत में इतनी विविधता है, विविधता होने के बावजूद भी यहाँ पे एकता है, लोग आपस में एकजुट रहते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं एकजुट रहते हैं। ये एकता जो है वो सदियों से बनी रही है, चाहे कोई भी राजनीतिक परिवर्तन हुआ हो, चाहे अंग्रेज आए चाहे मुगल आए, कोई भी रहे, लेकिन लोगों के बीच में एक सम्मान, एक एकता का जो भाव है वो हमेशा से रहा है। फिर ऐतिहासिक स्मृतियों की भूमिका, यानी जो हमारी ऐतिहासिक यादें होती है, स्मृतियां होती हैं, उसकी क्या भूमिका है इसको देखते हैं। राष्ट्र निर्माण के लिए साझी जो ऐतिहासिक स्मृतियां हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐतिहासिक घटनाएं हो गई या नायक हो गए, संघर्ष हो गए, ठीक है, उनकी उपलब्धियां हो गई, ये कहीं ना कहीं राष्ट्र की जो सामूहिक पहचान है इसको मजबूत करती है। इतिहास का उपयोग जो है वो राष्ट्रीय एकता को, राष्ट्र के गौरव को, उसकी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको संरक्षित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इतिहास का उपयोग, इतिहास में हम पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ पे कैसे कैसे मंदिर रहे, कैसे कैसे किले रहे, उसको हमारी सरकारें संरक्षित करती है ताकि हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी जो राष्ट्रीय धरोहर है, जो हमारा गौरवशाली इतिहास के जो सबूत, जो साक्ष्य है, वो बचे रहें ताकि हम इसको आगे तक संजोए रखें, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर एक है भू क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है, भू क्षेत्र। तो अधिकांश राष्ट्रों की जो पहचान होती है ना वो एक विशिष्ट भूगोल से जुड़ी होती है, कहीं ना किसी राष्ट्र की पहचान उसके भूगोल से तो होती है, उसके संसाधनों से होती है। किसी खास क्षेत्र में लंबे समय तक निवास और उससे जुड़ी जो ऐतिहासिक स्मृतियां हैं वो लोगों को एक सामूहिक पहचान देती हैं। और भूगोल जो है ये ना केवल रहने की जगह होता है बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक महत्व भी रखता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई ऐसा देश है जहाँ का सांस्कृतिक महत्व रहा है, वहाँ पे धार्मिक मंदिर रहे हैं, बड़े बड़े तीर्थ यात्रा के स्थान रहे हैं, लोग सदियों से वहाँ पे अपने तीर्थ स्थल के रूप में आते रहे हैं, तो उसका एक अलग ही पहचान बन जाती है, उस भू क्षेत्र की एक अलग पहचान बन जाती है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं किसी राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है गृह भूमि की अवधारणा। जो लोगों को स्वयं एक राष्ट्र के रूप में देखते हैं वो अक्सर गृह भूमि की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो कहते हैं ना हमारी मातृभूमि, गृह भूमि की जगह आप मातृभूमि भी कह सकते हो, कि हमारी जो मातृभूमि है वो इंडिया है, भारत है, भारत में हम इस जगह से हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक अपनेपन की भावना का विस्तार करती है। फिर अपने निवास स्थान पर अपना अधिकार जताते हैं कि भाई हम तो इंडियन हैं, हमारी एक सांस्कृतिक विरासत है, हम अपने आप को उस सांस्कृतिक विरासत, उस कल्चर का हिस्सा मानते हैं। अलग अलग जो राष्ट्र हैं वो अपनी जो गृह भूमि है उसको अलग अलग तरीकों से व्यक्त करते हैं, ठीक है। कोई इसको मातृभूमि कहता है यानी ये हमारी मदरलैंड है, कोई इसको पितृभूमि कहता है यानी ये हमारा फादरलैंड है, ठीक है। तो कोई इसको पवित्र भूमि के रूप में भी कहता है कि ये एक पवित्र स्थान है हमारे लिए, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से लोग उसको डिस्क्राइब करते हैं। फिर बात करते हैं ऐतिहासिक उदाहरण की। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें यहूदी समुदाय है, ठीक है, ज्यूज बोला जाता है जिनको। इजराइल में आप देखोगे इजराइल के जो लोग होते हैं वो यहूदी होते हैं, ठीक है। तो यहूदी लोग जो है लंबे समय तक विभिन्न देशों में बिखरे रहे, लेकिन उन्होंने हमेशा फिलिस्तीन को अपना मातृभूमि माना है और इसे स्वर्ग के रूप में वो देखते हैं। क्या हुआ था, यहूदियों का बड़े पैमाने पे नरसंहार किया गया था, इनको मार दिया गया था। फिर यहूदी दुनिया भर के देशों में जाके बस गए थे अपनी जान बचाते हुए। फिर बाद में इजराइल बना, इजराइल में कहीं ना कहीं वो जुड़ते हैं और आते हैं। इसराइल एक पूरी तरीके से यहूदियों का राष्ट्र बनता है, ठीक है। तो जो फिलिस्तीन है उसको हमेशा से क्या है, ये अपनी मातृभूमि के रूप में देखते हैं। अगला है भारत का भूगोल और भारत की राष्ट्रीय पहचान। तो भारतीय राष्ट्र की पहचान जो है किस चीज से होती है, हमारी नदियों से, गंगा यमुना, हमारे पर्वतों से, हिमालय विंध्याचल, ये हमारा भूगोल है। यहाँ की जो नदी है, यहाँ का जो पर्वत है, यहाँ के जो मैदान है,
ये हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। भारत को जो मातृभूमि के रूप में देखते हैं, वो राष्ट्रीय भावना को कहीं ना कहीं मजबूत करता है। ठीक है, हम अपनी नदियों को कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण रूप से, आप ये लगा लो, धर्म से जोड़कर देखो या गौरव से जोड़ के देखो, ठीक है, लेकिन हम उसको एक महत्वपूर्ण मानते हैं, महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखते हैं। गृह भूमि में संघर्ष, जब एक भूक्षेत्र पर एक से अधिक समूह दावा करते हैं तो संघर्ष की स्थिति हो जाती है। जैसे इजराइल फिलिस्तीन के बीच में आप देखते हो विवाद है, भारत और पाकिस्तान का कश्मीर को लेकर विवाद रहता है, तिब्बत और चीन के बीच में संघर्ष रहता है। ठीक है, ऐसे ही आपको श्रीलंका में भी तमिलों और वहां के जो सिंगली लोग हैं उनके बीच में संघर्ष देखने को। अगला पॉइंट है कि साझे राजनीतिक आदर्श और राष्ट्र की पहचान, इसको समझते हैं। देखिए, राष्ट्र केवल भूक्षेत्र या ऐतिहासिक पहचान से ही नहीं बनता, बल्कि इसके जो नागरिक के बीच में जो भविष्य के प्रति साझा दृष्टिकोण होता है, ये भी जरूरी होता है। ठीक है, राष्ट्र के लोग न केवल अपने अतीत से जुड़े होते हैं, बल्कि वो एक स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व की भी इच्छा रखते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि भाई उसके देश में एक मजबूत शासन हो, उसका देश डेवलपमेंट करे, विकास करे। ठीक है, वो फ्यूचर में भी कहीं ना कहीं चाहता है कि उसके जो उनके जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो अच्छे तरीके से देश में रह सके। तो यानी कि इतिहास तो महत्वपूर्ण है, लेकिन भविष्य भी हमारा महत्वपूर्ण है। तो भविष्य की साझा जो कल्पना है, ये किसी राष्ट्र को अन्य सामाजिक समूहों से बिल्कुल अलग बना देती है, क्योंकि राष्ट्र में रहने वाले लोग फ्यूचर का भारत भी देखते हैं। फिर राष्ट्र की राजनीतिक पहचान को समझते हैं। राष्ट्र के सदस्य जो है, ये एक साझा राजनीतिक दृष्टि रखते हैं। ये सोचते हैं कि किस तरह से राज्य जो है, किस तरह का राज्य बनाना चाहिए, यानी किस तरीके की सरकार हमारी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, उदारवाद या अन्य मूल्यों मूल्यों में से किसको स्वीकार हमको करना चाहिए। ठीक है, ये राजनीतिक सिद्धांत राष्ट्र को एकीकृत करने और नागरिकों के बीच में सामूहिक भावना को मजबूत करने में मदद करते हैं। आपने देखा होगा कई बार जब इलेक्शन, जैसे अभी दिल्ली में अगर आप रहते हो तो दिल्ली में इलेक्शन का दौर चल रहा है, तो आपने देखा होगा जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो, या फिर जो युवा होते हैं आजकल, वो भी राजनीति की बात करते हैं, तो वो कहीं चाय की टपरी पे या आपस में कहीं पार्क वार्क में बैठ जाते हैं और राजनीतिक बातें करते हैं। वो कहते हैं ना, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इन नेताओं को हटा देना चाहिए, ऐसा सरकार को करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो एक मतलब वर्तमान और भविष्य को भी देखते हैं कि अगर ऐसा सरकार करेगी तो भविष्य हमारा ऐसा हो जाएगा। तो ये राष्ट्र की एक राजनीतिक पहचान के रूप में देखा जाता है। फिर लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता, यानी लोकतंत्र राष्ट्र को एक समावेशी और समानता पे आधारित प्रणाली प्रदान करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है तो सभी को समावेशित करता है, यानी सबको एक साथ लेके चलता है, सभी को समानता का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, लोगों को निर्णय लेने में का अधिकार यहाँ पे मिलता है, लोग अपने तरीके से संगठित हो सकते हैं। ठीक है, लोग चाहें जिसको मर्जी उसको मतदान करके सत्ता में ला सकते हैं, जिसको मर्जी उसको हटा सकते हैं। तो लोकतंत्र में ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। धर्मनिरपेक्षता और उदारवाद, तो धर्मनिरपेक्षता ये सुनिश्चित करती है कि राष्ट्र में धर्म के आधार पे किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव ना हो। ठीक है, उदारवाद की बात करें तो उदारवाद जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव अधिकार और बहुलतावाद को प्रोत्साहित करती है। तो ये जो सिद्धांत है, ये राष्ट्र के नागरिकों के बीच में कहीं ना कहीं सहिष्णुता, आपसी सम्मान, आपसी एक मतलब एकता को बनाने में महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्र की राजनीतिक शर्तें। तो राष्ट्र में सामूहिक रूप से स्वीकृत राजनीतिक नियम और सिद्धांत होते हैं। किसी भी राष्ट्र में देखोगे एक संविधान होगा वहां का, और संविधान ने कुछ नियम बना रखे होंगे, कुछ सिद्धांत बना रखे होंगे, और लोगों को उस चीज को मानना पड़ता है। ठीक है, तो ये संविधान, ये कानून या जो ये प्रशासनिक व्यवस्था है, इसको हमें मानना होता है। लोग इन नियमों के आधार पे ही संगठित हो सकते हैं, समुदाय बना सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं। ठीक है, उन नियमों को फॉलो सभी को करना है। अगला हमारा जो हेडिंग है वो है साझी राजनीतिक पहचान और राष्ट्र निर्माण। तो राष्ट्र की पहचान देखते हैं, राजनीतिक बनाम सांस्कृतिक आधार। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि राष्ट्र को एकजुट रखने के लिए साझा राजनीतिक दृष्टि पर्याप्त नहीं है, बल्कि भाषा भी होनी चाहिए, जातीयता और सांस्कृतिक पहचान जरूरी है। यानी कि अगर राष्ट्र को एकजुट रखना है तो एक जैसी कल्चर होना चाहिए, एक जैसी भाषा होनी चाहिए, एक जैसी जाति होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से लोग देखते हैं। समान भाषा होगी तो संवाद में आसानी होगी, कम्युनिकेशन आसानी से हो पाएगा। समान धर्म होगा तो सामाजिक रीति रिवाज में समानता होगी। ठीक है, उनका कल्चर एक जैसा होगा। तो ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं। लेकिन राष्ट्र की सिर्फ सांस्कृतिक पहचान पर आधारित कल्पना लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा बन सकती है भाई, क्योंकि लोकतंत्र में ऐसा थोड़ी होता है। लोकतंत्र तो सबके लिए होता है,
कैसे भी रहो, कोई भी कल्चर हो, कोई भी धर्म हो, सब आप साथ रह सकते हो। लेकिन इस तरीके की बातें जो होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ा अलग हो जाती है। ये हमने इससे पहले के चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे यूरोप में ऐसे बहुत ज्यादा मतलब संघर्ष हुए हैं इसी चीज को लेकर। फिर नेक्स्ट है हमारा सांस्कृतिक पहचान पे आधारित राष्ट्र की समस्याएं। सबसे पहला है धर्म की विविधता। आप देखोगे कि सभी प्रमुख धर्म आंतरिक रूप से विविध होते हैं, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं विविधता होती है। उसके भीतर कई सारे पंथ होते हैं, कई सारे समूह होते हैं। जैसे हिंदू धर्म में देखो तो कई सारे उसके अंदर पंथ हो जाते हैं। धर्म के नियम और ग्रंथ को देखें तो उसकी अलग अलग तरीके की व्याख्याएं होती है। यदि किसी एक धर्म को राष्ट्र की पहचान बना दिया जाए तो इससे जो अन्य धर्म के लोग हैं, उसको जो मानने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन हो जाएगा। और जिस धर्म का वर्चस्व होगा तो उसका ही वहां पे मतलब सब कुछ चलेगा। तो ये कहीं ना कहीं क्या बनता है, ये एक समस्या बन जाती है, ठीक है। यानी कि इस तरीके की सांस्कृतिक पहचान जो है वो किसी राष्ट्र के लिए समस्या बन जाती है। इसी का दूसरा पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि भाषाई और सांस्कृतिक विविधता। ज्यादातर समाज जो होते हैं वहाँ पे अलग भाषाएं, अलग कल्चर के लोग एक साथ रहते हैं। यदि राज्य की सदस्यता किसी विशेष भाषा या धर्म से जोड़ दी जाए तो कुछ समूह जो है अलग थलग पड़ जाएंगे। मान लो किसी भी धर्म से जोड़ के देखा जाए तो जो उस धर्म के लोग नहीं होंगे उनके साथ तो भेदभाव हो जाएगा ना। तो ये चीजें यहाँ पे मानी जाती है। इससे क्या होता है, धार्मिक स्वतंत्रता बाधित हो जाती है और कहीं ना कहीं लोगों में एक भेदभाव की भावना आती है और वो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, किसी राष्ट्र को एकजुट रखने के लिए खतरा बन सकती है, ठीक है। अगला है राष्ट्र की राजनीतिक कल्पना और लोकतंत्र। राष्ट्र को सांस्कृतिक आधार पर नहीं बल्कि राजनीतिक मूल्यों और साझा आदर्शों पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। लोकतंत्र में किसी भी खास धर्म हो, कोई नस्ल हो या भाषा है, उससे जुड़ाव जरूरी नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी लोगों की समान नागरिकता होती है, सभी लोगों के समान अधिकार होते हैं, वो एक साथ रह सकते हैं। बेशक से उनका कल्चर अलग हो, उनकी भाषाएं अलग हो, उनका रहन सहन पहनावा अलग हो, वो सब वो भारत में एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक राष्ट्र की विशेषता क्या होती है, आप सभी जानते हैं। यहाँ पे सभी लोगों को समान अवसर मिलते हैं भाई। जो वोट देने का अधिकार है सबको है, नौकरी का अधिकार सभी को है, रोजगार का अधिकार सभी को है। तो एक जैसे अधिकार मिलेंगे। राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण पहचान मिलेगी, ठीक है। वो अपने धर्म, भाषा, जाति जो भी उनके हों वो रह सकते हैं देश में एक साथ, अपने तौर तरीके को मान सकते हैं। यही तो लोकतंत्र की विशेषता होती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आत्मनिर्णय। ये शायद लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसको देखते हैं। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का क्या मतलब होता है। तो राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार ऐसा सिद्धांत है जिसके तहत एक राष्ट्र अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों को खुद निर्धारित करने का अधिकार चाहता है। यानी कि कोई राष्ट्र है वो चाहता है कि भाई उसकी जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो भी उसकी पॉलिसी है वो खुद बनाए, उस पर किसी का कोई दबाव ना हो। ये अधिकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मान्यता और स्वीकृति मांगता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है वो भी इसको मान्यता दे। और आत्मनिर्णय की जो अवधारणा है ये विशेष रूप से उन समूहों के लिए महत्वपूर्ण होती है जो किसी निश्चित भूभाग पे लंबे समय तक रहते चले आ रहे हैं, जिनकी एक साझी पहचान हो, ठीक है। तो अब ये जो आत्मनिर्णय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इसको थोड़ा बैकग्राउंड में जाके देखते हैं। देखिए, आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग 19वीं सदी में यूरोप में हुई थी। यही चीज मैं आपको बताने वाला था जो अभी बताया था। अब यहाँ पे समझना, देखना कितना संघर्ष हुआ है। यानी आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग कहाँ पे होती है, यूरोप में होती है। इसमें विशेष रूप से जो मजबूत ये हुई है 19वीं शताब्दी में, यहाँ पे एक बात चली थी, एक संस्कृति एक राज्य की अवधारणा। यानी कि एक देश बनाओ, उस देश में एक ही संस्कृति के लोग रहेंगे, एक ही भाषा को बोलने वाले लोग रहेंगे, एक ही धर्म को मानने वाले लोग रहेंगे, एक जैसे लोग रहेंगे, ठीक है, एक देश में। यानी एक संस्कृति एक राज्य। अब प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 से 18 में। उसके बाद होती है वर्साई संधि जब 1919 में, ठीक है। इसके माध्यम से नए राष्ट्रों का गठन किया गया। और हालांकि सभी आत्मनिर्णय की मांगों को पूरा करना संभव नहीं है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। अब मान लो भारत में अगर ऐसा बोल दें कि यहाँ पे एक ही धर्म, एक ही संस्कृति के लोग रहेंगे, तो यहाँ तो भाई अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, फिर क्या करोगे, उनको उठा के कहीं और फेंकोगे। अगर मान लो उसको कहीं और फेंका जाता है तो वहां पे वो कहाँ जाएगा, अव्यवस्था हो जाएगी ना। तो यही चीज यहाँ पे थी। इन्होंने बोल तो दिया, करने का प्रयास भी करा, लेकिन पूरी तरीके से लागू कर पाना संभव नहीं था। ये सीमाओं में बदलाव, ठीक है, अब राज्य की सीमाएं बदली जाएगी, जनसंख्या विस्थापन होगा। यानी कि एक धर्म के लोग एक देश में रहेंगे तो एक तरह के लोग एक देश में रहेंगे, तो जो उस तरीके के नहीं है तो उनको उठा के दूसरी जगह पे फेंकना पड़ेगा ना, उनको दूसरी जगह भेजना पड़ेगा। यानी विस्थापन होगा, बड़े पैमाने पे मानव संकट उत्पन्न हुआ। ऐसे में संघर्ष भी हो सकता है, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो आत्मनिर्णय की जो चुनौतियां हैं इसको समझिए। इसकी कुछ लिमिटेशन है। यानी विभिन्न सांस्कृतिक और नस्लीय समूहों के लिए
सीमाओं को दोबारा से निर्धारित करने से विस्थापन और संघर्ष उत्पन्न हुआ। जैसे कोई ये देश है, अब इसकी दोबारा से बॉर्डर बनाया जाएगा, उसमें अब एक जैसे ही लोग रहेंगे, मान लो इस चीज को लागू करते हैं तो फिर दूसरे देश का बॉर्डर भी प्रभावित होगा। तो इससे कहीं ना कहीं सीमाएं जो है पुनः निर्धारित की जाती है, विस्थापन होता है, संघर्ष होता है और ये प्रभावित होता है। फिर अल्पसंख्यकों की स्थिति की बात करें तो नवगठित जो राष्ट्र है, इनमें अल्पसंख्यक समुदायों को अक्सर इनके साथ भेदभाव देखने को मिलता है, इनका उत्पीड़न होने लग जाता है। राजनीतिक अस्थिरता, अगर ये चीजें अप्लाई की गई तो राज्यों में कहीं ना कहीं अखंडता के लिए खतरा हो सकता है, राजनीतिक अस्थिरता हो जाएगी, ठीक है। कहीं ना कहीं संघर्ष हो जाएगा। एशिया अफ्रीका के जो औपनिवेशिक राष्ट्र हैं, यहाँ पे भी आत्मनिर्णय के सिद्धांत के आधार पर स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जाति और सांस्कृतिक संघर्ष भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो क्या ये चीज पॉसिबल है? तो देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं समाधान और आज के समय में क्या नजरिया है इसको लेकर। तो आज समाधान जो है वो नए राष्ट्र राज्यों के निर्माण में नहीं, बल्कि जो मौजूदा राज्य हैं उसको लोकतांत्रिक और समावेशी बनाने में निहित है। यानी कि अब ये नहीं है कि एक संस्कृति जैसे के लोग एक जगह रहेंगे, बल्कि जो लोग जहां रह रहे हैं वो वहीं रहें, लोकतंत्र स्थापित कर देंगे। यानी एक ही देश में अलग अलग संस्कृति के लोग रह सकते हैं, उससे क्या होगा? भेदभाव नहीं होगा। यानी सभी सांस्कृतिक और नस्लीय समूह को समान नागरिक के रूप में स्वीकार किया जाए, ठीक है। उनके बीच में आपसी सम्मान हो, सहयोग हो, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा हो, संवैधानिक रूप से उनको कानूनी अधिकार मिल सके, ठीक है, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, ये बातें की गई। अगला टॉपिक है राष्ट्रवाद और बहुलवाद। यानी एक संस्कृति एक राज्य के विचार को त्यागते ही ये जरूरी हो गया कि ऐसे तरीकों के बारे में सोचा जाए जिससे अलग अलग जो संस्कृति हैं, अलग अलग समुदाय जो हैं वो एक ही देश में एक साथ रह सके, ठीक है, अलग उनको कहीं जाना ना पड़े। इस लक्ष्य को पाने के लिए बहुत सारे लोकतांत्रिक देशों ने सांस्कृतिक रूप से जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनकी पहचान को स्वीकार करने, उसको संरक्षित करने के उपाय भी शुरू कर दिए। हमारा जो संविधान है, हमारे भारतीय संविधान में भी धार्मिक और भाषाई और जो सांस्कृतिक अल्पसंख्यक हैं उनकी भी सुरक्षा के लिए विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। तो हमारे विभिन्न देशों के समूहों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उसमें क्या शामिल है कि अल्पसंख्यक जो हैं उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनका रहन सहन, उनका कल्चर, उसको वो संरक्षित रख सकते हैं। उनके साथ कोई दबाव नहीं होगा, कोई उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सरकार भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, ठीक है। कानून उनको बराबर का अधिकार देगा, सरकार चाहे तो उनको मदद भी कर सकती है, ठीक है। ये चीजें हैं, तो ये भारत के संविधान में है। आज भी हम देखें तो बहुत सारे ऐसे संघर्ष हैं जो कहीं ना कहीं समूह की पहचान की मान्यता के लिए चल रहे हैं, राष्ट्रवाद की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बात जरूरी है कि हम राष्ट्रीय पहचान के उनके दावों को सही तरीके से स्वीकार करें, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम राष्ट्रवाद के नाम पर गलत चीजों को स्वीकार कर लें, ठीक है। कोई गलत कर रहा है, लड़ाई झगड़ा दंगा या कुछ ऐसा कर रहा है, तो उसको राष्ट्रवाद के नाम पे स्वीकार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो बुक है ना, दूसरी बुक, ये समझ में नहीं आती क्योंकि इसमें सिद्धांत वाली चीजें हैं। हो सकता है अगर आपको अच्छे से ना समझ में आ रही हो तो आपको वीडियो को 2 बार 3 बार देखना है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और मैंने वन शॉट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ऑलरेडी बना दी है, ठीक है, उसको जरूर देख लेना।